गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन का मतलब आप गॉस थ्योरम वहाँ अप्लाई करेंगे जहाँ पे जो सरफेस है वो सरफेस कैसा हो, सिमेट्रिकल हो, ठीक है, वो सरफेस सिमेट्रिकल हो। अगर सरफेस सिमेट्रिकल है तो आप वहाँ पर क्या लगा सकते हैं, गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब जो चार्ज है वो सेंटर पे होना चाहिए, मतलब चार्ज अगर आप सेंटर पे कर पाए, अगर आप किसी दिमाग लगा के किसी तरीके से चार्ज को उस सिमेट्रिक सरफेस के सेंटर पे रख पाए, या फिर अगर उस सरफेस के अंदर, जैसे गॉस थ्योरम तो ये बोलता है ना कि चार्ज जो है वो क्लोज सरफेस के अंदर कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट चार्ज हैज़ टू बी एट द सेंटर, ये बात जरूरी नहीं है ना कि चार्ज सेंटर पे ही हो, चार्ज उस क्लोज सरफेस में कहीं भी हो सकता है, बस वो सरफेस क्लोज हो। सिमेट्रिकल लेने के लिए क्यों बोला जा रहा है, ताकि आप जब सरफेस का इंटीग्रल परफॉर्म करें, मतलब कि जब आप ds को इंटीग्रेट करें तो सरफेस का जो पूरा का पूरा सरफेस एरिया है वो आपको मिल जाए आसानी से। इसीलिए जो सरफेस है वो सिमेट्रिक हो तो ज़्यादा बढ़िया है। और सिमेट्रिक का मेरे हिसाब से क्या मतलब है, स्फेरिकल हो, क्यूबिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, बात समझ आ रही क्या? ये सारे सरफेस जो होते हैं सिमेट्रिक, क्या कोन जो होता है, कल आपको हम कोन के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर, कोन सिमेट्रिकल होता है क्या? कोन सिमेट्रिकल नहीं होता है। कोन पर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ मतलब ऐसे लाइन से अगर आप ऐसे काट देंगे, ऐसे खड़ा करता तो ठीक है कट जाएगा, लेकिन कोन एक सिमेट्रिकल सरफेस नहीं है, इस बात को आप समझिए। आप कोन को अगर बीच से काट देंगे तो ऊपर कोन बनेगा, नीचे फ्रस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो कोन इज नॉट अ सिमेट्रिकल सरफेस। कोनिक सेक्शन में आप पढ़ते हैं जितने भी कर्व का फॉर्मेशन होता है सारा का सारा कोन को काट करके बनता है, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, ठीक है, वो सारा का सारा कोन से बनता है। चलिए तो लिखिए, एक बात लिखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम सिमेट्रिक charge configurations, the electric field due to some symmetric charge configuration can be obtained using Gauss law. Using Gauss law. यूजिंग गॉस लॉ हो गया। देखिए आपके सिलेबस में जो सबसे पहली चीज़ आती है, अब यहाँ पर आप एप्लीकेशन में आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज़ आएगा। आपको याद है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होती है। लैम्डा का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई तार इतना ज़्यादा लंबा है कि आप उसकी लंबाई निकाल ही नहीं सकते, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, या फिर कोई इर्रेगुलर लंबाई का वायर है जिसकी लंबाई बढ़ रही है, घट रही है, फिर थोड़ा बड़ा है, मतलब लंबाई अगर डिफाइन नहीं की जा सकती, तो उस केस में आप लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। आप ये बात करते हैं कि पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, हर एक मीटर पर कितना चार्ज है, या फिर हर एक सेंटीमीटर पर। अगर तार छोटा है तो सेंटीमीटर की बात कर लेंगे, अगर तार बड़ा है तो मीटर की बात कर लेंगे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी वहीं काम में आती है। जैसे कि अगर मान लीजिए एक स्ट्रेट वायर है जो कि चार्ज्ड है, और वो स्ट्रेट वायर मान लो इन्फाइनाइटली लंबा है, बहुत लंबा है, तो उस केस में आप उस वायर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करेंगे कुछ दूरी पर? तो यहाँ पर आप गॉस थ्योरम का यूज़ करेंगे। आपको हम कल बताया था कि गॉस थ्योरम का यूज़ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने में किया जाता है, क्योंकि गॉस थ्योरम और जो असल में डेफिनेशन होता है, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ये जो फॉर्मूला बनता है किसके बराबर आता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। सरफेस ये क्यू की वैल्यू दे रहेगी पर मीटर के हिसाब से, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो क्यू की जगह लैम्डा रखेंगे आप, ठीक है। और ds जो है, ds आप पता कर पाएंगे आराम से। e की वैल्यू सवाल में पूछेगा आपसे, सवाल में e की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, तो इंटीग्रेशन आप ds का कर देंगे, e बाहर निकल जाएगा, और जो ds का इंटीग्रेशन हो उसे डिवाइड कर देंगे, e की वैल्यू आ जाएगी। ये बिल्कुल इसी प्रकार से है कि अगर मान लीजिए a इंटू बी बराबर c इंटू डी है और आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो a बराबर सी डी बाई बी हो जाएगा। बस यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको पहले सॉल्व कर लेंगे हल्का सा, बस यही कार्यक्रम आपको करना होगा, ठीक है। और वही हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के बारे में क्या ध्यान रखना होता है कि चार्ज जो है वो क्लोज्ड सरफेस के अंदर होना चाहिए, पहली बात।
चार्ज जो है वो क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। ऐसा होगा कि आपको चार्ज दिया रहेगा और उसके चारों तरफ आपको एक ऐसा सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा, एक ऐसा सरफेस एज्यूम करना होगा जिस सरफेस का सरफेस एरिया आप निकाल सकें, पहली बात। और दूसरा, उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आए या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस आए। ऐसा सरफेस आपको एज्यूम करना पड़ेगा। अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल और परपेंडिकुलर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो फिर दिक्कत ये हो जाएगी कि फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पर निकलेगा बाहर। बस मेरी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, या तो परपेंडिकुलर निकल रहा हो, है ना, किसके, सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब सरफेस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में, है ना, या तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन निकल रहा हो या फिर एरिया वेक्टर से परपेंडिकुलर मतलब सरफेस के पैरेलल निकल रहा हो। बात समझ आ रही क्या, या फिर किसी एंगल में निकल रहा हो। तो अगर आप सरफेस एज्यूम कर ही रहे हैं अपने से, मान लो जैसे मान लो कोई चार्ज क्यू है, इसके वजह से क्लोज लूप में फ्लक्स कितना होगा, तो अगर कोई चार्ज क्यू के वजह से क्लोज लूप में फ्लक्स निकालना है तो क्या इमेजिन करोगे, सरफेस क्यूबिकल इमेजिन करोगे, कोनिकल इमेजिन करोगे या स्फेरिकल इमेजिन करोगे? स्फेरिकल, क्योंकि आंसर तो सबसे सेम आना है, आपको पता है आंसर तो सबसे सेम आना है क्योंकि आप ऑलरेडी लिख चुके हैं कि गॉस थ्योरम हर प्रकार के हिस्से टाइप के लिए अप्लाई होता है और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जो आंसर आता है वो सब केस में आएगा। तो आप ऐसा कोई सरफेस लेंगे ना जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना आसान हो। स्फेरिकल क्यों लिया जाता है? क्योंकि स्फेरिकल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है हर पॉइंट पे, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बात में आएगा तो परपेंडिकुलर निकलेगा। क्यूबिकल क्यों नहीं ले सकते हो, समझो कोई चार्ज, ये थोड़ा सा समझाना जरूरी से समझा रहे हैं, नहीं तो बाकी तो सवाल अब डायरेक्ट लगा देंगे हम, फिर तो तुमको दिक्कत होने लगेगी। अगर मान लो यहाँ पर एक क्यूब है, इमेजिन करो ऐसा कोई क्यूब है और इसके सेंटर पे क्यूब के बीच में यहाँ चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो क्या इस चार्ज क्यू के वजह से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह परपेंडिकुलर होगी? नहीं होगी। सिर्फ ऊपर वाले सरफेस को जरा समझो, अगर सिर्फ ऊपर वाले सरफेस को आप देखें, चार्ज क्यू यहाँ है तो सेंटर से जो लाइन निकलेगी वो तो परपेंडिकुलर ऊपर निकल जाएगी, लेकिन जो लाइन यहाँ आएगी वो तो ऐसे निकलेगी ना बाहर किसी एंगल पे। अरे बोलो, बात समझ आ रही क्या? सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं होंगी। जैसे मान लो ये एक घर का जो सीलिंग है, ये एक सरफेस है, क्यूब ही है ये, यहाँ पर एक चार्ज इमेजिन कर लो, ये जहाँ कैमरा लगा वहाँ पे एक चार्ज इमेजिन कर लो। अब यहाँ पर एक चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे सिर्फ 6 डायरेक्शन में निकलेगी बाहर परपेंडिकुलर। एक तो सीधे जो इधर जाएगी वो परपेंडिकुलर जाएगी सरफेस के, और एक जो इधर निकलेगी वो परपेंडिकुलर निकलेगी सरफेस के, एक जो ऊपर जाएगी वो परपेंडिकुलर जाएगी सरफेस के, और एक जो नीचे जाएगी वो जाएगी। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चल के जाएगी इधर, यहाँ पर ऐसे, वो परपेंडिकुलर तो जाएगी नहीं, वो तो किसी एंगल पे जाएगी ना, सरफेस को काटेगी। इसीलिए आप क्यूब इमेजिन नहीं करिए, क्यूब इमेजिनेशन, क्यूब मान लेने में दिक्कत है। आप गॉसियन सरफेस, इसको गॉसियन सरफेस कहते हैं ना। आप क्या पागल हो क्या? यहां से लाइन आ रही है, ये लाइन ऐसे गई, ये ऐसे गई ना, एंगल कहाँ का लेते हैं? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का लेते हैं ना। तो सरफेस का जो परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर वैसे होगा, सरफेस का ऐसे होगा ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा ना, तो बीच में एंगल नहीं बना एक। यहां पर एरिया वेक्टर यहां भी ऐसे ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे गई ना बाहर, तो एंगल क्या 90 डिग्री हुआ तब। लेकिन स्फीयर में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है कि स्फीयर मान लो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी हर जगह परपेंडिकुलर जाएगी, मतलब एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि स्फीयर हर जगह को मुड़ा हुआ होता है, ऐसा हो। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, आ रही समझ में? चलिए, तो आप हमेशा देखो, तो हम लोग क्या क्या मानते हैं, आप एक, अगर वो डिपेंड करेगा कि चार्ज कैसा है, चार्ज एलिमेंट जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार का आपको सरफेस मानना होता है। गॉसियन सरफेस बोल देते हैं इसको, अगर आप गॉस को अप्लाई कर रहे हैं तो। अगर मान लो चार्ज एक इनफाइनाइटली लंबा वायर है, मान लो इतना लंबा वायर है, इस वायर पर चार्ज है ना, ये वायर है इतना लंबा, इस पर अगर चार्ज प्लस 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 मान लो हर जगह है, तो क्या तुम ये मान करके ये
एक स्फीयर मान करके तुम सवाल लगाना प्रेफर करोगे? नहीं, क्योंकि इस तार से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, एक पॉइंट नहीं है, ये एक तार है। इस तार से इधर लाइन निकलेगी, इस पॉइंट से इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इस पे भी इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा। बात समझ आ रही है? जैसा चार्ज का एलिमेंट होता है उसी के सिमेट्रिकल आपको गॉसियन सरफेस मान लेना होता है। मतलब समझो, अगर चार्ज वायर है, सीधा वायर, तो आप सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानिए। अगर चार्ज एक पॉइंट चार्ज है तो आप स्फेरिकल मान लीजिए। अगर एक लाइन चार्ज, हाँ जी सुनिए, अगर मान लो, आएगा तो बताना, तो वैसे आएगा नहीं। अगर मान लो है शानदार, अगर मान लो कि चार्ज एक लंबा वायर है तो आपको गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लंबे चार्ज से, लंबे तार के चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी ना, वो हर जगह परपेंडिकुलर निकल जाएगी। एक तार है तो ये तार इधर इलेक्ट्रिक निकालेगा, इधर निकालेगा, इधर निकालेगा, इधर 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 हर तरफ निकालेगा ना, और हर जगह से निकलेगा, इधर इधर इधर, इस तार से इधर निकलेगा, इधर 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 इधर, ऐसे इलेक्ट्रिक निकलेगा झुंड में। तो आप अगर एक सिलेंडर एज्यूम करेंगे इतना ही बड़ा, तो सिलेंडर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या पड़ेगी? एरिया वेक्टर के पैरेलल पड़ेगी। बस मेरी क्या, सरफेस के परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर के पैरेलल पड़ेगी। जैसे कि मान लो यहाँ से इलेक्ट्रिक निकला, ऊपर निकल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा, यहाँ से नीचे। दिखाने का सिर्फ एक तरीका है, इस तरीके से। बस मेरी का, और ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस, इलेक्ट्रिक यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगा। बस मेरी का, अगर इलेक्ट्रिक यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से बहुत कम लाइन निकलेगी ना, सिर्फ एक पॉइंट से तो निकलता है लाइन, ठीक है? तो उसको एज्यूम नहीं करेंगे। अब अगर तुम्हारे मन में आ रहा है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी तो निकलेगी प्लस चार्ज से, तो आप समझिए इधर भी तो निकलेगी, बात में आ रही का, और सेम इधर भी निकलेगी और इधर भी निकलेगी। तो जब आप कंपोनेंट डिवाइड करेंगे इसका, तो इसका एक कंपोनेंट वेक्टर आएगा, मतलब ऊपर, और इसका वाला नीचे आएगा, और दो कंपोनेंट इधर आएंगे। इसका भी एक ऊपर और एक नीचे आएगा, और दो कंपोनेंट इधर आएंगे। ऊपर नीचे वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, है ना? और ये वाला जो कंपोनेंट है, ये दो इधर बना, दो इधर बना, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बस मेरी का, खैर, तो हम ही सिर्फ इतना बोल रहे हैं क्या, हाँ तो कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स ही तो होता है, एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, तो कैंसिल हो जाएगा ना वो। तो आप मेरी बात को समझिए, अगर आप फ्लक्स डिफाइन कर रहे हैं, अगर आप फ्लक्स डिफाइन, प्लस जो लाइन सिर्फ इधर निकल रही है वो बहुत कम निकलेगी ना, सिलेंडर के अंदर लाइन ज़्यादा निकलेगी ना, बहुत सारी निकलेगी लाइन। सिलेंडर के बाहर इस तार से एक पॉइंट से लाइन बहुत कम निकलेगी ना, आप इसको इग्नोर भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ इतना बात समझिए कि आपको सरफेस ऐसा एज्यूम करना होता है जो उस एलिमेंट चार्ज के सिमेट्रिकल हो। अगर सरफेस जो है, अगर चार्ज पॉइंट है तो आप स्फीयर इमेजिन करेंगे, अगर वो एक लाइन वायर है तो आप सिलेंडर इमेजिन करेंगे, सिलेंड्रिकल सरफेस। लाइन वायर का प्रूविंग अभी हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है? लाइन वायर अगर इनफाइनाइट है या बहुत ज़्यादा लंबा है, और उस केस में इनफाइनाइट वायर पे भी सवाल बनेगा, लेकिन मान लीजिए बहुत ज़्यादा लंबा है, इनफाइनाइट की बात कर लेंगे बाद में, तो उस केस में आपको चार्ज ना देकर के सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों दिया रहेगा? 1 मीटर पे कितना चार्ज है वो दिया रहेगा, और जितने लंबाई पे आपको तार निकालना होगा उतने लंबाई का गुणा कर देंगे, उसमें आंसर आ जाएगा। नहीं, अलग अलग होता है। अरे समझो, पैरेलल होने का मतलब होता है इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, और एक ही डायरेक्शन का मतलब ये हुआ। समझ, तो हम तो ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के पैरेलल है, तो पैरेलल ही तो है, कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? तो दिक्कत कहाँ आ रही है? तो पैरेलल नहीं बोलेंगे उसको। पैरेलल क्या होता है? पैरेलल का मतलब आज तक तुम क्या समझते आई हो? हाँ, तो क्या दिक्कत आ रही है इसमें?
हाँ हाँ, तो तुमको वही तो पूछ रहा, तुमको दिक्कत क्यों हो रहा है? मतलब वही पैरेलल और एक डायरेक्शन सेम होता है। हाँ सेम होता है। तुमको ये बात पूरा कक्षा 10 और पूरा कक्षा 11 पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि पैरेलल और एक डायरेक्शन का सेम मतलब होता है? इतना सुंदर डाउट है। चलिए लिखिए, देखिए फील्ड ड्यू टू ये एक प्रकार का सवाल होता है, आप डायरेक्ट लिखिए फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग thin straight charged wire, infinitely long thin straight charged wire। हो गया? ठीक, देखिए सवाल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझिए। सवाल कैसा है, आपके पास एक बहुत पतला सा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जो कि चार्ज्ड है, ठीक है। वो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव रहेगा तो फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, उसमें कोई रूल नहीं है। आप पॉजिटिव मान के सॉल्व करें सवाल को। आपके पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसकी लंबाई अनंत है। आपको उस तार के वजह से आपको इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के वजह से, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इधर भी इधर भी, इस इनफाइनाइट लंबे वायर की वजह से किसी डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, ठीक है। इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से किसी डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, आपको ये निकालना होता है। बात समझ आ रही क्या? ठीक है, तो मेरी बात समझो, अब थोड़ा सा ध्यान सुनना। पहली बात ये कि जिस तार के वजह से, मतलब जिस चार्ज की वजह से, इसके इसमें तार है, हम तार बोल रहे हैं, जिस भी वायर की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वो वायर सरफेस के अंदर होना चाहिए। ये तो आपको समझ में आता है, तभी आप गॉस थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। तो और दूसरी बात, सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए। ये बात समझ, सिमेट्रिक मतलब एक वायर का शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है ना, सिलेंड्रिकल ही होता है। अगर ये अगर एक वायर है तो इसकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा है, इसकी मोटाई कम करो और पतला बनेगा, मोटाई और कम करो पतला बनेगा। वायर के पास क्या होता है, लंबाई और उसका सर्कमफेरेंस, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया तो होता है ना, ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप छोटा करेंगे तो वायर और पतला हो जाएगा, यही होगा। एक वायर इज ऑल्सो सिलेंडर विद अ वेरी 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 स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो एक थिन वायर है, मतलब क्रॉस सेक्शन है, मतलब वायर का एरिया आप नहीं मानेंगे, बस वायर वन डायमेंशनल है। तो पहली बात तो ये कि तार सरफेस के अंदर होना चाहिए। दूसरी बात, जो भी सरफेस आप इमेजिन करेंगे गॉसियन सरफेस, वो सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब उसका शेप इसी किस तरह होना चाहिए ताकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड या तो परपेंडिकुलर है या तो पैरेलल आ जाए, आपको भी समझ में आ जाएगा। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो पॉइंट उस सरफेस के ऊपर आना चाहिए, जो सरफेस आप इमेजिन करेंगे। तो देखो सरफेस के ऊपर आएगा तभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे ना, क्योंकि जब आप इस स्फीयर वाले केस में समझ रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर जितनी हो रही थी उसी की वजह से फ्लक्स निकाल पाते हैं। ई डॉट डी एस, ये जो ई डॉट डी एस था, आपको अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको यहाँ पर पता है आर डिस्टेंस पर, और ये पूरा सरफेस एरिया पता है, तो इस पॉइंट पर प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आप पूरे के पूरे एरिया पर फ्लक्स निकाल पाए थे, ई डॉट डी एस। तो मतलब कि सरफेस के ऊपर जो पॉइंट था उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फॉर्मूले में रखी होती है। मतलब कि अगर आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, उल्टा काम कर दीजिए, सरफेस पर पॉइंट था तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई थी, यहाँ पर आपको पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस पॉइंट को आप कहाँ मान लेंगे, सरफेस पर। तो आप एक सिलेंडर एज्यूम करेंगे, आप एक ऐसा सिलेंडर एज्यूम करेंगे देखो वायर जो है वो भी सिलेंड्रिकल है, और ये जो आप गॉसियन सरफेस एज्यूम किए, इस सरफेस को जो आप एज्यूम किए इसको क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस बोलेंगे। देखो ये चीज समझना बहुत ज्यादा आसान नहीं है,
कि हाँ बस देख लो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आपको ब्रेन लगाना पड़ेगा इसमें, और समझना इतना डिफिकल्ट नहीं कि समझोगे और समझ में नहीं आएगा। थोड़ा ध्यान से एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये है गॉसियन सरफेस। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। अगर वायर बहुत दूर है, तुम बोलोगे सर पूरे वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी, ठीक है। तो वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो सीधे निकलेगी ना, सीधे। हर जगह पे पॉइंट चार्ज मानेंगे, हर जगह पे प्लस प्लस प्लस। एक बार इस बात को समझो, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ऊपर और नीचे ही निकलेगी, ऐसे और ऐसे नहीं निकलेगी। रीज़न ये है कि वायर को अगर तुम जूम करोगे इस एरिया को थोड़ा सा, तो जूम करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा कि सर देखिए ये था वायर, और वायर में प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज और प्लस चार्ज, ऐसा ही कुछ रहा होगा जूम करोगे तो। इस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलती, लेकिन नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि इसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगा, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काट नहीं सकती है। इस बात को फिर समझिए, हम सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं निकलेगी, ऐसे भी नहीं निकलेगी, सिर्फ ऊपर और नीचे निकलेगी। रीज़न क्या है कि ये वाला प्लस चार्ज चाहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकाले और इधर भी निकाले, लेकिन ये वाला भी बोलेगा भाई मेरे को भी तो निकालना है, तो हम भी इधर निकाले, फिर तो लाइन लड़ जाएगी। तो ये सब सेक्रीफाइस कर लेते हैं अपने साइड वाइज लाइन को। ये बोलता है कि हम भी सीधे निकालेंगे और तुम भी सीधे निकालो, तो इसकी जितनी भी लाइन है सब सीधे निकल जाएंगी। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? तो आप वायर की वजह से तिखे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं निकाल देंगे, क्योंकि पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है ना। बस मेरी क्या, सिर्फ सीधे 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 लाइन निकलेंगी, तो सिर्फ ऊपर लाइन निकलेगी सीधे सीधे। सिलेंडर की कुछ लंबाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका टेंशन मत लो, अभी आगे बढ़ जाएगा। देखो हम ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो भी चार्ज है, इसके अंदर जो भी चार्ज है, आपको चार्ज से लेना देना है ही नहीं, क्योंकि आपको तार का सरफेस चार्ज डेंसिटी लेमडा दिया रहेगा, अरे सॉरी वॉल्यूम चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा लेमडा, ठीक। लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लेमडा दिया रहेगा तो इसका मतलब है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब होता है कि सर चार्ज पर यूनिट लेंथ Q बाई एल, या फिर डी क्यू बाई डी एल। बात तो एक ही है ना, डी क्यू बाई डी एल, ठीक। अगर तुम सिलेंडर की लंबाई L मान लेते हो तो L लेंथ के तार पर चार्ज निकल जाएगा, L से गुणा कर देंगे तो। अगर वायर की लंबाई सवाल में दी रहेगी तो लंबाई से गुणा करेंगे, चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सवाल को अप्रोच कैसे करना है समझो। अप्रोच करने के लिए आपको देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ बन रही है। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहाँ पर एक सरफेस मान लो एलिमेंटल, तो एक तो इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, बोलो, और तार से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही बनेगी ना। तो तार से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही बनेगी, इसको आप बोले E, इसको बोले पॉइंट B। देखो एक पॉइंट यहाँ पर समझो पॉइंट A बनेगा, और एक पॉइंट यहाँ समझो पॉइंट C बनेगा। पॉइंट B पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई ना कोई फ्लक्स आएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी है। हर पॉइंट पर सिलेंडर में यही केस होगा, नीचे भी, इधर इधर भी, हर जगह वही केस होगा। पॉइंट A पर देखो, पॉइंट A पर सिलेंडर का सरफेस ऐसा है, ठीक है। तो पॉइंट A पर जो एरिया वेक्टर आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, एरिया वेक्टर, इसको N1 यूनिट वेक्टर बोल लो। और पॉइंट C पर एरिया वेक्टर इधर आएगा। क्या तुमको समझ आ रही है बात? क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर है। परंतु पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर ही रहेगी ना, क्योंकि तार तो इन्फिनिटी लंबा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर ही निकलेगी तार से। जैसे यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही थी, यहाँ भी ऊपर जाएगी, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाएगी, और C पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। बात समझ आ रही है? पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, और एरिया वेक्टर इधर। पॉइंट C पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर या तो नीचे, अरे किधरों निकले, पॉइंट C पर चाहे ऐसे निकलेगी, चाहे ऐसे निकलेगी, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, एरिया वेक्टर तो ऐसे है ना C पर। तो इस वाले प्लेन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गई। बात में आ रही क्या? तो ये एंगल कितना हो गया? 90, और ये भी कितना हो गया? 90। यही 3 प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे। अरे सरफेस यही 3 है ना, एक कर्व सरफेस एरिया, एक एरिया इधर का बेस, और एक एरिया इधर का बेस, ठीक। अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो आप टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। टोटल फ्लक्स का मतलब फ्लक्स एट पॉइंट A प्लस
फ्लक्स एट पॉइंट बी प्लस फ्लक्स एट पॉइंट सी, यही करेंगे ना, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सेपरेटली जरा देखिए, पॉइंट ए पर फ्लक्स कितना आना चाहिए, यही बनेगा, ठीक है। बी पर फ्लक्स कितना आना चाहिए, इसको बोल लो थीटा 1, इसको थीटा 2 बोल लो, और सी के लिए आप ईडीएस कॉस थीटा 3 बोल लीजिए। इस बात को एक स्टेप और आगे बढ़ाओ, कॉस थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, कॉस 90 वैल्यू 0। थीटा 3 की वैल्यू भी कितनी है 90, तो ये पूरी वैल्यू 0। थीटा 2 कितना है 0 डिग्री, तो ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ आ रही का? तो फ्लक्स में सिर्फ दो ही चीज़ें बची, एक तो ये 0 हो गया, फाई भी बचा, और ये क्या हो गया 0। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो तो आपको पहली बात ये समझानी चाहिए कि सिर्फ सरफेस बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उसकी वजह से होगा। ये तो हुई एक बात, इतना क्लियर है क्या? तो आप नोट करिए इतना, आपको हम एक स्टेटमेंट बोल दे रहे हैं, लिखिए आगे, लिखिए कंसिडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन, कंसिडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग, कंसिडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर with uniform charge density lambda, straight wire with uniform charge density lambda। हो गया, वेरी गुड। आप वो फिगर बनाइए और इस सिलेंडर का लंबाई अपने, देखो रेडियस r माने हम ऐसा मान रहे हैं कि हमको r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और इस सिलेंडर की लंबाई अपने से आप L मान लीजिए, ठीक है L, और फिगर बनाइएगा सिर्फ फिगर। इसको आप लिख देंगे dq/dl, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिगर बनाइए सिर्फ। ये बात ध्यान रखना कि तार के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ रेडियली आउटवर्ड होगा। रेडियली आउटवर्ड समझते हैं ना आप, रेडियस जहाँ जहाँ ड्रॉ कर सकते हैं रेडियस के डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ। हो गया, ठीक है। नीचे एक लाइन लिखिए फिगर के नीचे,
लिखिए फ्रॉम सिमेट्री, फ्रॉम सिमेट्री, फ्रॉम सिमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस, देखो फिजिक्स के जो कॉम्प्लेक्स फिगर होते हैं ना उनको थोड़ा बड़ा बनाया करें आप, क्योंकि उनमें डिटेलिंग ज़्यादा होती है। कई बार ऐसा होगा कि जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको कुछ और चीज़ें समझ में आएंगी, तो आप उसको वहाँ नोट कर पाएँ, इसलिए फिजिक्स के फिगर थोड़े बड़े बनाया करिए, जो कॉम्प्लेक्स फिगर होता है, जो प्रूविंग वाले होते हैं। हाँ देखिए फ्रॉम सिमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस, कॉमा लगाइए, द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल, the electric field is radial everywhere in the plane, in the plane, in the plane, cutting the wire normally, cutting the wire normally, and its magnitude, and its magnitude only depends, and its magnitude only depends, magnitude only depends on the distance from the wire, on the distance from the wire. देखो मेरी बात को समझो, तार के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो तो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, हर एक यूनिट लेंथ में उतना ही चार्ज है, मतलब बराबर बराबर चार्ज है। तो अगर चार्ज बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। तो Q की वैल्यू तो हर यूनिट लेंथ में बराबर हो गई, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, R की वैल्यू पे। आप तार से जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी, घटेगी ना। अरे भैया कॉमन सेंस की बात भी है, जरूरी थोड़ी कि फॉर्मूले से बताओ। चार्ज से दूर जाओगे चार्ज का असर कम हो जाएगा, तो आप तार से जितना दूर जाएंगे तार से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी, ठीक है। अगर आप इतनी बात लिख लिए हैं तो फिर आप लिखिए ये, सर बताओ आप ये लिखेंगे। देखो हम बता रहे हैं क्या लिखना है, पहले आप ये लिखिए, उसके बाद आप ये पूरा उतारिए, फाई ए फाई बी फाई सी की वैल्यू। थोड़ा क्लियर हम लिख दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये लिखिए, फिर आप ये लिखिए, फिर आगे का हम लिखवा रहे हैं दोबारा से। अभी तक हम गॉस थ्योरम का इस्तेमाल किए नहीं है, आपको समझ आ रहा है ना। अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्स के डेफिनेशन से ही सब कुछ कर रहे हैं, बस हम गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिए हैं एक। हो गया, चलिए आगे देखिए। अगर आपको ये बात समझ में आती है कि पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और पॉइंट सी पर भी फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फाई ए और फाई सी बराबर 0 हो गया, ठीक है। ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, और फाई बी की एक वैल्यू आएगी। तो थोड़ा यहाँ से ध्यान दीजिएगा वापस से, टोटल फ्लक्स जो आएगा वो आ जाएगा 0 प्लस फाई बी वाला और प्लस 0, क्योंकि ए और बी के पर फ्लक्स 0 है, मतलब फाई बी जो टोटल फ्लक्स आया ना वो फाई बी के बराबर आ गया। और फाई बी की असल में वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कॉस थीटा तो गया, उसकी वैल्यू 1 आ गई ना, कॉस 0 की वैल्यू। थोड़ा समझिएगा, तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर ठीक है रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, कोई बात नहीं, सवाल में ये तो दिया रहेगा, सवाल में आर डिस्टेंस देखो दिया रहेगा,
कि एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर की वजह से 3 मीटर दूर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए। लेकिन अगर वायर इन्फिनिटी लॉन्ग है तो क्या इस L को मानने का कोई मतलब बन रहा है? क्योंकि अगर सवाल में इन्फिनिटी लॉन्ग वायर लिखा रहेगा तो फिर आप अपने से थोड़े मान लेंगे। ये सवाल में आएगा ना सर इन्फिनिटी लॉन्ग वायर की वजह से कितना लंबा वायर लें हम, तो कितना लंबा वायर लें इसके पहले आप फॉर्मूला निकालिए। मान लो कि L लंबाई हम ले लिए, हमको ये चेक करना पड़ेगा ना कि असल में जो आंसर आएगा लास्ट में उसमें वायर की लंबाई आती भी है कि नहीं आती है। आंसर में अगर वायर की लंबाई आई, इसका मतलब वायर के लेंथ पर फ्लक्स डिपेंड करेगा। बात समझ आ रही क्या? फॉर्मूले में अगर लंबाई आया L तो फिर लेंथ पर डिपेंड करेगा फ्लक्स, और अगर फॉर्मूले में लेंथ आया ही नहीं, सारी वैल्यू कांस्टेंट आ गई, तो इसका मतलब कि आप कितने भी लंबा वायर ले लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिर्फ रेडियस पर डिपेंड करेगी, R पर डिपेंड करेगी। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि सिलेंडर की लंबाई कितनी हो गई L। अच्छा इसको देखो, फाई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वैल्यू निकालनी है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड तो R पे डिपेंड करना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को साइड निकालिए। इंटीग्रेट किसको करना है? ds को इंटीग्रेट करना है। अच्छा आप समझिएगा, सिंस द लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना माने आप? L माने हैं, ठीक है। ये जो ds है ये वो एरिया है, वो सरफेस का एरिया है जिस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर पड़ रही है, क्योंकि B वाला एरिया ना ये। B जैसे जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इसी सरफेस पे आएंगे, कर्व वाले। बस मेरे, क्योंकि इधर उधर तो खत्म हो गया ना, अरे ये सरफेस और ये सरफेस का तो मैटर ही खत्म हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ उन्हीं सरफेस पे आएगी जो सरफेस कर्व है। बात समझ आ रही क्या? तो ये जो इंटीग्रेशन ds की वैल्यू है ये क्या है? टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हम सिर्फ वही कर्व वाला क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हीं पॉइंट पर फ्लक्स बना रही है। बेस और इधर जो दोनों बेस होते हैं ना, बेस उस पर तो 0 हो जा रहा है फ्लक्स की वैल्यू, और यहाँ पर फ्लक्स से आप देखिए ना, आपको सिर्फ B वाला फ्लक्स लेना है। B वाला पॉइंट वो पॉइंट है, वो सारे पॉइंट जिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जिन पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर पड़ रहा है, और वो सारे यही होंगे, ठीक है जी। तो अगर एक सिलेंडर का रेडियस R है और उसकी लंबाई L है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कक्षा 10 में आपको पढ़ाया जाता है, कितना होता है? पाई आर एल होता है ना, ये होता है ना, 2 पाई आर एच बोलते हैं क्या उसको? 2 पाई आर एच बोलते हैं क्या उसको? बताइए बताइए, ये तो आप ही बताइए। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और पाई आर एल क्या होता है? चलो हम पाई आर एल बता देते हैं। पाई आर एल कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है। अब आप बताइए सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? सिलेंडर का CSA क्या होता है? एक सिलेंडर है जिसका रेडियस r है, तो उसका सर्कमफेरेंस कितना होगा? 2 पाई r। अगर इसको कैंची से काट दो और कैंची से काट के फैलाओ तो जो 2 पाई r था ऐसा बनेगा। ये लंबाई कितनी थी? 2 पाई r, यही तो मुड़ के सिलेंडर बना था। और ये लंबाई कितनी ली हो? L। एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई r इंटू L, लंबाई को छोड़ाई। बताओ तो, कक्षा 10 पास कर चुके हो। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया इस केस में 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो डेल्टा, अरे ये इंटीग्रेशन ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई r और l, ठीक है। आप क्लास 10 में इसको 2 पाई आर एच पढ़ते हैं क्योंकि वहां पर आप सिलेंडर की हाइट लेते हैं h, यहाँ पे इसकी लंबाई h ली गई है। तो इस केस में फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? E इंटू 2 पाई r और l बनेगा। अब सुनो, इसको बोले इक्वेशन नंबर 1। अब आप लगाएंगे यहां पर गॉस थ्योरम, दूसरा इक्वेशन बना, क्योंकि आपको E की वैल्यू निकालनी है ना, 2 इक्वेशन होने चाहिए आपके पास। नाउ यूजिंग गॉस लॉ, कुछ भी लिख लो, थ्योरम लॉ, कोई दिक्कत नहीं है भाई अभी के लिए। गॉस लॉ क्या बोलता है कि किसी भी सरफेस से जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो होती है
उस सरफेस के अंदर प्रेजेंट चीज का चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, लेमडा इंटू एल। लेमडा का मतलब क्या है, पर मीटर पे चार्ज। इस सिलेंडर के अंदर तार कितना प्रेजेंट है, एल। अरे भैया ये अगर एल है तो ये भी तो एल ही होगा, है ना। तो आप मेरी बात को समझिए, यहां पर द चार्ज ऑन एल लेंथ ऑफ वायर बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू एल हो जाएगा। लेमडा की वैल्यू दी ही इसीलिए गई होती है ना कि लेमडा का मतलब 1 मीटर पे चार्ज, आपको जितने मीटर पे निकालना है गुणा कर लीजिए। तो हमको एल मीटर पे निकालना था, गुणा कर लिया। तो टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है सिलेंडर के अंदर, लेमडा इंटू एल। अरे गॉस थ्योरम यही होता है ना। तो चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, 5 बराबर लेमडा इंटू एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 की वजह से भी फ्लक्स आया है और 2 की वजह से भी फ्लक्स ही आया है ना। तो आप क्या करेंगे, यूजिंग 1 and 2, दोनों फ्लक्स की वैल्यू है, दोनों फ्लक्स की वैल्यू है, फ्लक्स के लिए आप यूज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें फ्लक्स बोल रहा है ये इतना होगा और ये बोल रहा है फ्लक्स इतना होगा। अरे बोलो। तो देखिए सबसे पहले तो सिलेंडर की लंबाई ही कट जा रही है, और अगर सिलेंडर की लंबाई कट गई इसका मतलब कि तार कितना भी लंबा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी वो देखिए। आपको ई की वैल्यू निकालनी, ई बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर सिर्फ लेमडा आएगा, लेमडा बाई 2 पाई आर इंटू, मतलब इसको लिखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है जी। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, चार्ज्ड वायर एट डिस्टेंस आर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इसमें क्या सोचना होता है भाई, वेक्टर है तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब नेचर हर जगह बदल जाएगा। क्या हम आदमी हैं, कोचिंग में है तो अब आदमी हैं, बस देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वेक्टर है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेंगे तो इस पूरे चीज में आपको क्या चीज वेक्टर दिखाई दे रही है, आ रही होगा वेक्टर। लेमडा तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट। नीचे क्या है आर, डायरेक्शन कहां से मिलेगा इसको, डायरेक्शन कहां से मिलेगा बोलो, आए फिर से बोलो। एन कैप हो जाएगा। एन कैप क्यों हो जाएगा बताओ कोई मेरे को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एरिया वेक्टर के ही डायरेक्शन में है। बात में आ रही क्या। तो आप यहां पर क्या लगा देंगे, ये फॉर्मूला मैग्नीट्यूड के फॉर्म में और ये फॉर्मूला वेक्टर के फॉर्म में। अगर आपको ये बात समझ में आती है, हो गया ना, बस ये रटना पड़ेगा तुमको। रटो इसको बैठ करके, ठीक है, इसको बैठ करके रटो। अरे रट लोगे, हाँ कैसे रटो मेरे को नहीं पता, आप बस रटें। थोड़ा सा अगर आप समय दें तो हम इस फॉर्मूले को और आसान बनाना चाहते हैं आपके लिए। देखो ऊपर नीचे 2 से गुणा करो, ऊपर का गुणा हो गया, नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के। ज्यादा सरल नहीं हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर एट डिस्टेंस आर इज गिवन बाय 2k लेमडा बाई आर। तो बहुत सारे बच्चे इस फॉर्मूले को इस रूप में भी याद करते हैं, ये ज्यादा सही है। आपको के की वैल्यू तो बताइए ना, हर फॉर्मूले को आपको के रूप में बदल करके दिया जाएगा। अच्छा 2 कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है और लेमडा भी कांस्टेंट है। आर क्या है, वेरिएबल है, तार से आप ज़्यादा दूर कम दूर हो सकता है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आर पे डिपेंड करके आपको दिखाई दे रहा है। ग्राफ पूछता है, ग्राफ क्या पूछता है, ग्राफ।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ कैसा होता है? तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, और जब भी ऐसा रिलेशन होता है ग्राफ कैसा बनता है? ये बात आपको बहुत बार बताएगा ये। हाँ जी सर आप बताएं। वेरी गुड ना। उस ग्राफ को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। अरे पढ़ो, ये वेरिएशन आपसे पूछा जाता है, ठीक है ऐसा ग्राफ। और अब लिखो, यहां तक लिख चुके थे, यहां से लेना स्टार्ट करो पूरा, ये फिर वो फिर वो। देखो हर बार यही करोगे, एक इक्वेशन बनाओगे ओरिजिनल डेफिनेशन से, एक इक्वेशन गॉस थ्योरम से, और दोनों को इक्वेट कर दोगे, एक ही वैल्यू आ जाएगी। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के वजह से 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, इसको बार बार बोल बोल करके रट लेना, 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर। भूल मत जाना किसका है, पता चले इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट का है, उसका 2k लैम्डा बाई आर नहीं होता है।